प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है बीमा के उद्देश्य ऑब्लिक कार्य, पर्पसेस ऑब्लिक फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। बीमा के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक उद्देश्य ऑब्लिक कार्य, प्राइमरी पर्पसेस ऑब्लिक फंक्शन। सेकंड है सहायक उद्देश्य ऑब्लिक कार्य, सेकेंडरी पर्पसेस ऑब्लिक फंक्शन। थर्ड है परोक्ष उद्देश्य ऑब्लिक कार्य, इनडायरेक्ट पर्पसेस ऑब्लिक फंक्शन। फर्स्ट आता है प्राथमिक उद्देश्य ऑब्लिक कार्य, प्राइमरी पर्पसेस ऑब्लिक फंक्शन। प्राथमिक उद्देश्यों में हम निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। उसमें पहला है जोखिमों के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करना। जोखिमों के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करना। बीमा का प्राथमिक उद्देश्य या कार्य बीमित को जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना है या जोखिमों के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करना है। जीवन में अनेक जोखिमें विद्यमान हैं और व्यवसाय तो वैसे भी जोखिम का ही खेल है। तो इन सभी जोखिमों में से कुछ जोखिमों को बीमा द्वारा बीमाकर्ता को हस्तांतरित किया जा सकता है। बीमा करवा के किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था की जोखिम को प्रीमियम की राशि तक निश्चित किया जा सकता है। अब एक बात उल्लेखनीय है इसमें कि बीमा जोखिमों की निश्चितता को कम कर सकता है, लेकिन जोखिमों को कभी भी समाप्त नहीं कर सकता है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जोखिम को के विरुद्ध निश्चितता तो प्रदान कर सकता है बीमा या बीमाकर्ता या बीमा कंपनी, लेकिन जोखिमों को समाप्त नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट आता है सुरक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। बीमा व्यक्ति को या उसकी संपत्ति को या व्यवसाय को सुरक्षा प्रदान करता है। व्यक्ति अपने जीवन का बीमा करा के जीवन से के प्रति सुरक्षा प्रदान प्राप्त कर सकता है तथा संपत्ति जैसे कि मकान का, फर्नीचर का, मूल्यवान वस्तु का, धनराशि का बीमा करवाकर वह सुरक्षित हो सकता है। इसी तरह एक व्यवसाय भी जोखिमों से व्यवसाय में निहित जोखिमों का बीमा कराकर अपनी सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। व्यवसायी अपने माल का, मशीन का, कर्मचारी का, सभी का बीमा करवाकर सुरक्षित हो सकता है। अब थर्ड पॉइंट आता है जोखिम का विभाजन या फैलाव करना, टू स्प्रेड रिस्क। बीमा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है जोखिमों का विभाजन करना। बीमा के द्वारा पहले भी हम बता चुके हैं इसके अंतर्गत परिभाषाओं के अंतर्गत कि बीमा के अंतर्गत समान प्रकार की जोखिमों से घिरे हुए व्यक्ति अपने अंशदान के द्वारा एक कोष का निर्माण करते हैं और उनमें से किसी सदस्य को हानि होने की दशा में उस कोष से क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। इस प्रकार बीमा एक व्यक्ति की हानि को सब व्यक्तियों द्वारा बांट लिया जाता है। बीमा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि समान प्रकार की जोखिमों से घिरे हुए व्यक्ति होते हैं, साथ ही साथ एक व्यक्ति की जोखिम को सभी व्यक्ति मिलकर वहन करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है जोखिमों का मूल्यांकन। बीमा का उद्देश्य है जोखिमों का मूल्यांकन करना। इसकी सहायता से बीमाकर्ता सभी जोखिमों का सही मूल्यांकन करके उचित प्रीमियम का निर्धारण करता है। अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट अनुसंधान करना, टू डू रिसर्च। बीमा करता हो या बीमा कंपनी हो या बीमा संस्थाएं हो,
अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए निरंतर अनुसंधान करते रहते हैं। साथ ही साथ अपनी विद्यमान योजनाओं की उपयोगिता का अध्ययन करते हैं। ग्राहकों की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ही अपनी बीमा योजनाओं में भी परिवर्तन करते हैं, क्योंकि ग्राहक की जो आवश्यकताएं हैं वह परिवर्तनशील, ग्राहक क्या चाहता है, ग्राहक की क्या आवश्यकताएं हैं, उस अनुसार वह अपने बीमा योजनाओं में भी उसका परिवर्तन करता है। और साथ ही साथ बीमाकर्ताओं को हानियों के कारणों के भी उपाय खोजने पड़ते हैं और उन जो कि क्या क्या कारण है हानि होने के, उन कारणों को खोजकर उन्हें रोकने के उपाय भी वह करता है। अब आता है हमारा सेकंड उद्देश्य ऑब्लिक कार्य, सेकेंडरी पर्पसेस ऑब्लिक फंक्शन। बीमा के प्रमुख उद्देश्यों के अलावा कुछ सहायक उद्देश्य ऑब्लिक कार्य भी हैं, वह इस प्रकार हैं। उसमें ये 6 पॉइंट आ जाता है। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता से मुक्ति प्रदान करना। पहले जोखिमों से सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। पूर्व में जब बीमा नहीं था तो व्यक्ति यह सोच के चलता था कि भविष्य में अगर किसी प्रकार की कोई जोखिम आएगी तो हम इस कोष में से अपने जोखिमों को या अपनी हानियों को फुलफिल कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। लेकिन आज जब बीमा का विकास हुआ है तो ऐसी स्थिति में बीमितों को उन जोखिमों से सुरक्षा के लिए अन्य प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। इस व्यवस्था में लगने वाले धन को वह अन्य कार्यों में वह इन्वेस्ट कर सकता है। 7 पॉइंट है वृहद स्तरीय उपक्रमों के विकास में योगदान। वृहद स्तरीय उपक्रमों के विकास में योगदान। बीमा से वृहद स्तरीय उपक्रमों का विकास भी हुआ है। वृहद स्तरीय उपक्रमों में जोखिम इतनी अधिक होती है कि बीमा के अभाव में उसे हम शुरू करने की भी नहीं सोचते हैं और शुरू करना ही असंभव होता है। भारी मात्रा में वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करने वाली वित्तीय संस्थाएं भी इन्हें तभी वित्त देती हैं जब उस संस्था की संपत्तियों का बीमा हुआ होता है। अब है 8 पॉइंट हानियों से सुरक्षा के लिए सतर्क रहना। हानियों से सुरक्षा के लिए सतर्क रहना। बीमा कंपनियां बीमितों को उन तरीकों से अवगत कराती है जिससे भविष्य में जोखिम से सुरक्षा की जा सके तथा हानियों को कम किया जा सके। भारत में बीमाकर्ताओं ने मिलकर लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन की स्थापना की है। अब आते हैं बीमा के परोक्ष उद्देश्य ऑब्लिक कार्य, इनडायरेक्ट पर्पसेस ऑब्लिक फंक्शन। बीमा के कुछ उद्देश्य या कार्य अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे उद्देश्यों एवं कार्यों को हम निम्नानुसार समझेंगे। 9 पॉइंट है सरकार एवं उद्योगों को सहायता करना। बीमा के माध्यम से जो बड़ी मात्रा में कोष एकत्रित किया जाता है, जो हम प्रीमियम के रूप में जो राशि प्राप्त करते हैं उससे एक कोष निर्मित किया जाता है और उस कोष में जो एक धन एकत्रित होता है उस कोष से कंपनी सरकारी प्रतिभूतियों, कंपनियों के अंशों और ऋण पत्रों को क्रय करती है। इससे सरकार तथा उद्योगों को बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता मिलती है या उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कुल मिलाके जो धन प्रीमियम के रूप में एकत्रित किया जाता है उसे कंपनियां इन्वेस्ट कर देती है ऋण पत्रों में, अंशों को खरीदने में और सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने में। अब आता है 10 पॉइंट निर्यातों को प्रोत्साहन टू प्रमोट एक्सपोर्ट। बीमा के माध्यम से
निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है। जब पहले बीमा का उदय नहीं हुआ था तो ऐसी स्थिति में विदेशी व्यापार में काफ़ी रिस्क होती थी। विदेशी व्यापार करने के व्यक्ति सोचता भी नहीं था। तो आज जब बीमा का विकास हुआ है तो व्यक्ति आसानी से विदेशी व्यापार कर सकता है। इससे निर्यातों को प्रोत्साहन भी मिला है। अब आता है 11 पॉइंट, बचत का साधन प्रदान करना। बचत का साधन प्रदान करना, टू प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ सेविंग। जीवन बीमा बचत का अच्छा साधन है। लोग इसके माध्यम से आयकर में छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। बीमा के माध्यम से लोग आयकर में छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। 12 पॉइंट है विदेशी मुद्रा कोष में योगदान, टू कंट्रीब्यूट टू फॉरेन एक्सचेंज। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बीमा के माध्यम से जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगा है या विदेशी व्यापार होने लगा है तो बीमा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाने लगा है। और जब बीमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा तो ऐसी स्थिति में जो बीमा की प्रीमियम की राशि है वह भी विदेशी मुद्रा में प्राप्त होगी। और जब विदेशी मुद्रा में राशि प्राप्त होगी तो विदेशी मुद्रा कोष के निर्माण में भी सहायता मिलेगी। अतः बीमा के माध्यम से हम बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कोष भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें फॉरेन करेंसी प्राप्त होती है जो कि विदेशी व्यापार में भी सहायता प्रदान करती है। विदेशी मुद्रा के माध्यम से हम विदेशी व्यापार आसानी से कर सकते हैं। अब आता है हमारा 13 पॉइंट, निवेश का स्रोत प्रदान करना, टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बीमा का उद्देश्य या कार्य निवेश के लिए स्रोत भी प्रदान करना है। इस संबंध में मैगी ने कहा है, यद्यपि निवेश बीमा का प्रमुख कार्य नहीं है फिर भी विनियोग सेवा बीमा के महत्वपूर्ण लाभ के रूप में प्रकट हुई है। जीवन बीमाकर्ता विभिन्न प्रकार के बीमा पत्र प्रदान करते हैं जिनसे लोग अपने धन का सुविधानुसार निवेश कर सकते हैं। अब 14 पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। बीमा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। बीमा समाज को सुरक्षा प्रदान करने का साधन है। बीमा के माध्यम से समाज को सुरक्षा प्रदान की जाती है। बीमा का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। बीमा समाज को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये सामान्य लोगों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को ही नहीं बल्कि बीमारी की अवस्था में, वृद्धावस्था में, गर्भावस्था आदि के समय स्वयं बीमित व्यक्ति को भी सुरक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि बीमा के माध्यम से केवल जीवन बीमा जैसे किया है किसी व्यक्ति ने तो उसकी मृत्यु होने पर ही उसके आश्रितों को ही नहीं बल्कि स्वयं बीमित को बीमारी होने पर, वृद्धावस्था की स्थिति में या गर्भावस्था की स्थिति में स्वयं को भी बीमा कंपनी सुरक्षा प्रदान करती है। धन्यवाद।